एंडोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आप लोग जब वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में न केवल करंट अफेयर्स के बल्कि ट्रेडिशनल जीके के दोनों में यहां डिस्कस करूंगा, आप उसको वन लाइनर में नोट करते चले। वन लाइनर अप्रोच, एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिख लेना, ये बहुत बेटर वे है करंट अफेयर्स को पढ़ने का या ट्रेडिशनल जीके को पढ़ने का। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप मल्टी कलर नोट्स बनाते हैं तो मल्टी कलर नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा याद रहते हैं, उन्हें रिवाइज करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जो आपका ह्यूमन ब्रेन है इट नोज ओनली इमेजेस। ये जो मेमोरी स्टोर करता है, जो वर्क करता है, हमारा ब्रेन केवल तस्वीरों को समझता है। तो वो जो भी अपने ब्रेन में सेव होता है वो इमेज के रूप में होता है। अब वो इमेज अगर मल्टी कलर हो, डायग्राम के फ्रेम में हो, तो आपको वो डेटा आसानी से याद होता है। तो जैसे आपने मान लीजिए क्वेश्चन ब्लू कलर के पेन से लिखा और आपने उसका आंसर रेड कलर के पेन से लिखा, जब ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके जो नोट्स होते हैं मोर अट्रैक्टिव होते हैं, और आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको उनको बार बार पढ़ने की इच्छा भी करेगी। स्वाभाविक सी बात है, इर्रेगुलर मेथड से लिखे गए नोट्स होंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने एक रेगुलर फॉर्मेट पर, एक फिक्स फॉर्मेट पर बहुत साफ सुथरे नोट्स बना दिए हैं, क्वेश्चन नीले पेन से, आंसर लाल पेन से, तो निश्चित रूप से आपका रिवीजन करने में भी इच्छा करेगी और वो कंफर्टेबल होंगे और ज़्यादा आसानी से, इजी टू रीड, इजी टू लर्न, वो आपकी मेमोरी में आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि ब्रेन केवल मल्टी कलर इमेज को समझ रहा है या इमेजेस को समझ रहा है, और इमेजेस अगर मल्टी कलर हैं तो वो फिर और अट्रैक्टिव हो जाती हैं, इजी टू लर्न हो जाती हैं ब्रेन के लिए। तो आप मल्टी कलर पेन का यूज करके अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने लिए बेटर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आप साथ में वन लाइनर अप्रोच भी बनाते रहें। अब देखेंगे यहां पर जब हम प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम मार्च 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए करंट अफेयर्स मार्च 2022। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड यूक्रेन। अब देखिए एक ऐसी घटना हुई, ऐसा इंसिडेंट हुआ, इट वाज वॉर बिटवीन रशिया वर्सेस यूक्रेन। वो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध रहा। अब देखिए जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा था तो यहां पर कहा जा रहा है कि उसका नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिससे भारत ने अपने भारतीयों को वापस लाने का प्रोसेस पूरा किया। तो मैं एक तो ये बता दूं, यूक्रेन से जो नाइबर कंट्रीज थी, जो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश थे, उन पड़ोसी देश में जो भारतीय पहुंच गए, वहां से उनको सकुशल वापस इंडिया में ब्रिंग बैक, उन्हें वापस लाया गया इंडिया में। तो ये ऑपरेशन जो चला ये काफी चर्चा में रहा और भारत सरकार की काफी प्रशंसा भी की गई, और यहां तक कि मीडिया में यह हाईलाइट किया गया था जहां पर हमारे पड़ोसी देश अपने देश के लोगों को लाने के लिए परेशान थे कि सुरक्षित उन्हें वहां से निकाला जाए। वहां के लोगों ने, वहां के सिटीजन्स ने भी मोदी गवर्नमेंट की खुलकर तारीफ की। तो ये हमारे एफर्ट थे। सबसे पहले तो देखें, ऑपरेशन गंगा की जब बात की जा रही है, ये ऑपरेशन गंगा भारत का सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन था। ये न केवल सेना का अभियान था बल्कि नागरिक स्तर पर या सिविल लेवल पर भी यह एक योजना चलाई गई, एक अभियान चलाया गया, इनिशिएटिव चलाया गया और भारतीयों को वापस बाहर लाया गया, भारतीयों को सकुशल इंडिया पहुंचाया गया। ऑपरेशन
गंगा क्या इसका नाम था? ऑपरेशन कीव क्या इसका नाम था? तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होता है, क्योंकि कीव चर्चा में भी रहा। कीव नामक जगह जो यूक्रेन में, इस पर कब्जे को लेकर, इस पर कंट्रोल को लेकर के रशियन आर्मी ने अपने एफर्ट्स किए, रशिया ने एफर्ट्स किए और काफी अटैक इस कंट्री पर, इस प्लेस पर हुए। तो कीव भी कंफ्यूज करता है। अगर मॉस्को की बात की जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मॉस्को क्या इसका नाम था? मॉस्को क्या प्लेस है, जगह का नाम है, कहां पर? रशिया में। ऑपरेशन भारत, वो कह रहे हैं क्या ये ऑपरेशन भारत के नाम से चलाया गया? तो 4 नाम दिए गए, क्योंकि ये चारों नामों में जो प्लेस है भारत देश का नाम है, मॉस्को है, कीव है, प्लेस का नाम है, न्यूज में, मीडिया में हाइलाइट्स पर थे। तो वो ऑपरेशन जो इंडियंस को ब्रिंग बैक करने के लिए चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ये सिविल और मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन था। और इसको जो नाम दिया गया था, आप सारे स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए, इट वाज ऑपरेशन गंगा। बहुत अप्रिशिएट हुआ नाइबर कंट्रीज में, पड़ोसी देशों में और अन्य देशों में भी, कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक बहुत बेहतरीन सुविधा दी। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ रहे हैं। रिमूव लॉज दैट हार्म्स। देखिए हार्म्स का मतलब होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अगर नोट करना चाहे, जो नुकसान पहुंचाए, जो आपके लिए हार्मफुल हो, यानी जो आपको नुकसान पहुंचाते हुए, जो आपको लाभ नहीं दे पाते। क्रिएट लॉज, लॉज का मतलब हिंदी स्टूडेंट के लिए कानून। दैट एम्पावर्स, एम्पावर्स का मतलब होता है जो सशक्तिकरण करते हो, जो आपको क्षमता देते हो, जो आपको पावर देते हो, इसे कहा जाता है सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण, empowered is the theme of which day celebrated March 1। तो सारे स्टूडेंट सुनेंगे, विश्व एड्स दिवस की बात की जा रही है। क्या ये विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहली बात तो विश्व एड्स दिवस के लिए बात की जाए तो अवेयरनेस एड्स के लिए, उससे लड़ने के लिए हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? तो 1 मार्च क्या रिलेटेड है ना? वर्ल्ड इक्वलिटी डे, क्या ये समानता के लिए बात की गई है या समानता दिवस? इक्वलिटी तो बहुत सारे मामलों में हो सकती है, जैसे लेबर्स के लिए हो सकती है, वो जो श्रम करने वाले मजदूर हैं उन्हें समानता मिले, समान वेतन मिले, महिला पुरुषों के लिए वहां हो सकती है। इक्वलिटी हो सकती है कामकाजी लोगों के लिए भी, उनके ऑफिस के अधिकार को लेकर भी इक्वलिटी, समानता के दिवस के संदर्भ में। विश्व सोशल जस्टिस डे, क्या यह पूरे विश्व में सामाजिक न्याय के संदर्भ में है? क्या यह विश्व के सामाजिक न्याय दिवस के रूप में है? तो 1 मार्च को जो मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, सबसे पहले तो एक टर्म को समझिए। जीरो का मतलब तो शून्य हो गया, तो चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जीरो तो जीरो ही है, शून्य। और डे का मतलब क्या है? दिवस। और यहां पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ये लिख रहा हूं मैं, भेदभाव। तो भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन की मैंने आपको टर्म दे दी है कि भेदभाव रहित हो। अब सारे सुने, रिमूव लॉज दैट हार्म्स, ऐसे कानून जो नुकसान पहुंचाते हैं। क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ऐसे कानून बनाइए जो सशक्तिकरण करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी संस्थाओं ने ये जो 1 मार्च का दिन है स्टूडेंट, इसे मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और जुडिशियल सिस्टम में और न्याय के रूप में जो व्यवस्थाएं पूरे देशों में चल रही है, वहां पर महिला और पुरुष एडवोकेट्स को लेकर, महिला और पुरुष जजों को लेकर के, वो अन्य विषयों के ऊपर हर क्षेत्र में समानता बनी रहे, इसके लिए अवेयरनेस जनरेट करना, इसके लिए जागरूकता पैदा करना। इस आधार पर, इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में 1 मार्च को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सेलिब्रेट करती है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया।
तो देखें 1 मार्च इट वाज सेलिब्रेटेड एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इस अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो संस्थाएं हैं वहां पर शून्य या भेदभाव रहित दिवस मनाया गया 1 मार्च को, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मार्च के रेफरेंस में आ रहे हैं। एक टर्म दी गई डिजिटल इंडिया। तो जिस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण में ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया की जो थीम दी गई है, जो ये प्रोसेस दिया गया है, जो विचार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डिजिटल इंडिया। अब देखें जब आप आईएएस जैसे एग्जाम देते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम देते हैं, मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, आपको कई बार इतने कठिन हिंदी के शब्द वहां दिखाई देते हैं जिनको समझना तक मुश्किल हो जाता है कई बार। तो जब हम लोग डिजिटल इंडिया पढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि ये जो डिजिटल इंडिया है ये डिजिटल टर्म हिंदी मीडियम की बुक्स में भी डिजिटली लिखी जा रही है, लेकिन जब आप अच्छे स्तर की बुक्स को पढ़ने लगते हैं, और अच्छे स्तर में किस रेफरेंस में कह रहा हूं, इस रेफरेंस में कह रहा हूं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड होती हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये भारत सरकार की पुस्तकें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसका नाम है योजना। इसमें भारत सरकार के जो प्रपोज्ड प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेटा है वो ऑथेंटिक होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आप इस मैगजीन को पढ़ना शुरू कीजिए। तो योजना जैसी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया, तो ये दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होती है। जब हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे डिजिटल का फॉर्म मिल जाएगा, याच छा दृक भारत। डिजिटल का मतलब क्या होता है, याच्छादृक। याच्छादृक रूप में अगर कोई भी डेटा है डिजिटल के रूप में तो हिंदी में इसे कहते हैं याच्छादृक, याच्छादृक इंडिया। तो डिजिटल इंडिया को मैंने एक बार आपको क्लियर किया है कि डिजिटल की फुल फॉर्म होती क्या है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। तो जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने डिजिटल को शो कर दिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या डिजिटल इंडिया का जो हमारा विचार भारत सरकार ने दिया, विच यूनियन मिनिस्ट्री, देखिए एक तो यूनियन का मतलब है संघ, और संघ के अंदर कौन सा मंत्रालय जिसने इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई बिल प्रोसेसिंग को अडॉप्ट किया। तो जब हम ई बिल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो भारत सरकार में जब आप ई बिल सिस्टम जो लॉन्च किया गया तो ये क्या बनाया गया, मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया। तो भारत के अंदर जो ट्रेड किया जाता है, जो आपके जो ट्रेड किया जा रहा है वो मोर ट्रांसपेरेंट हो, वो ज्यादा पारदर्शी हो। और ये जो डिजिटल इंडिया है, जब आपके ई बिल बनने लगेंगे, कंप्यूटराइज व्यवस्था आ जाएगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ जाएगा, तो ट्रांजैक्शन करना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन करना है, बिजनेस करना है, ये क्या हो जाएगा, मोर इजी हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मोर ट्रांसपेरेंट, मोर इजी प्रोसेस को फॉलो किया गया। ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर, देखेंगे मार्च की जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैं यहां पर एक टर्म क्लियर कर रहा हूं जो आपके करंट अफेयर्स में बार बार आएगी, वो मंत्रालय की बात कर रहे हैं, एमएसएमई। तो सारे स्टूडेंट सुनेंगे एमएसएमई। एम से मतलब है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं मीडियम, देखिए एम मीडियम, एस, एस रिप्रेजेंट करता है यहां पर स्मॉल, सॉरी थोड़ा सा ऑर्डर गलत हो गया है। देखें यहां पर एम जो रिप्रेजेंट करता है वो एम रिप्रेजेंट करता है माइक्रो, एस रिप्रेजेंट करता है स्मॉल, और एम रिप्रेजेंट करता है मीडियम। देखिए ये तो है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, और मीडियम का मतलब होता है मध्यम। एंटरप्राइजेस, एंटरप्रीन्योर्स, इसको हम ये कह देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उद्योगों को। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फाबेट एमएसएम, ये मंत्रालय बनाया गया।
तो मैं यहां पर इस योजना के संदर्भ में जो ई बिल सिस्टम की लॉन्चिंग की गई, मैंने आपको कुछ यहां क्लियर किया है, एक नाम से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। रेस्पेक्टेड मैडम, मैं नाम लिख रहा हूं, निर्मला सीतारमण। मैडम निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किस मंत्रालय की बात की जा रही है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी आपस में कहीं ना कहीं अगर बिलिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, और भारत का जो सिस्टम चल रहा है, जो मंत्रालय काम कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ई बिल की व्यवस्था, तो हम मोर डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसके ई बिल की लॉन्चिंग की गई, ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। बताइए भारत में हाल ही में ई बिल सिस्टम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आप लोगों के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिख लीजिए। मैडम सीतारमण, मैडम निर्मला सीतारमण। अब देखेंगे, नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग, करंट अफेयर्स मार्च 2022 में, विच एनिमल स्पीसीज आर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट SARS-CoV-2। अब देखिए, हाल ही में चिंता का विषय फिर बन गया। अभी भी देखिए डरे हुए हैं लोग, हम क्या कोविड से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं? क्या हम उस पेंडेमिक से क्या बाहर आ चुके हैं? तो कहीं पर भी अगर ये थोड़ा सा भी कोरोना वायरस का इंफेक्शन दिखाई देता है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर चिंताएं बढ़ने लगती है, और ये बड़ा चिंता का विषय बना। मैं आपको फिर बता दूं कि ये चिंता का जो विषय बना है, क्योंकि ये जो प्लेसेस है जहां पर किसी जंतु में SARS-CoV-2 का वेरिएंट मिला, जिसे एक नाम दिया जा रहा है और जिसे आप लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन। वो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स मिला वो SARS-CoV-2 वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये किस जंतु में पाया गया? तो जो क्वेश्चन का फ्रेम है, क्या ये व्हाइट टेल्ड डियर में पाया गया? व्हाइट टेल्ड डियर को मैंने आपको डायग्राम में शो किया, उसकी एक इमेज शेयर की है। अब देखिए, लॉयन टेल्ड मकॉक, लॉयन टेल्ड मकॉक, ये देखिए एक तरह का बंदर है, हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में। मैंने इमेज शेयर की है। क्या ये लॉयन टेल्ड मकॉक में पाया जाता है? वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, और ये क्या राइनोज में है? क्या ये एक सींग वाले गेंडों में है? मेरे सारे स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, आपके मोर देन वन लाइनर ट्रेडिशनल फैक्ट क्लियर होंगे। गेंडा जो आसाम में मिलता है, और आसाम की विशेषता है बिकॉज ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क, एलिफेंट इज आल्सो फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क। जीके में पूछा जाता है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? आसाम में। पूरी दुनिया में वो एक सींग वाला गेंडा केवल और केवल मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? भारत में। तो कांजीरंगा की विशेषता है गेंडे और हाथियों की संख्या बहुत अच्छी बढ़ रही है यहां पर। अब देखेंगे, यहां पर मैंने जो इमेज शेयर किए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोंडावन को। ये जो गोंडावन है ये राज्य पक्षी है राजस्थान का, स्टेट बर्ड, वो राज्य पक्षी है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहलाता है, गोंडावन कहलाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, वो हाल ही में अमेरिका के कुछ शहरों में उसके सैंपल में पाया गया। व्हाइट टेल्ड डियर, याद रखिएगा कौन सा पशु चर्चा में? विच एनिमल इज इन न्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन। वो कोरोना वायरस की उपस्थिति के लिए या उसमें जो इन्फेक्शन पाया गया, इन्फेक्टेड पाए गए हैं, वो कौन सा पशु है? वो कौन सा है? व्हाइट टेल्ड डियर। आप लोग आंसर लगा लीजिए। और ये सैंपल जहां ये पाए गए मुख्य रूप से वो जगह कहां की है? अमेरिका की। तो मैंने आपको मोर देन वन फैक्ट कुछ ट्रेडिशनल जीके क्लियर किया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे,
अंडर द झारखंड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो मेरे सारे स्टूडेंट सुनेंगे, झारखंड फूड का मतलब होता है खाद्य, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा योजना जो चलाई गई है कहां पर, झारखंड में। अब देखिए झारखंड में जो खाद्य सुरक्षा मिशन चला दिया गया, प्रोग्राम चला दिया गया, इसमें ईच फैमिली मेंबर, प्रत्येक परिवार के सदस्य को इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1 kg ऑफ पल्सेस। सारे स्टूडेंट सुनेंगे, मैं बहुत अच्छे ट्रेडिशनल जी के यहां शेयर करूंगा। पल्सेस का मीन क्या होता है, दाल। एट वोट प्राइस, तो एट विच प्राइस, वोट प्राइस। अभी सारे स्टूडेंट सुनेंगे, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको बहुत आसान तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। देखें, वो जो एक स्टेट है भारत का झारखंड, और इस झारखंड में एक खाद्य सुरक्षा योजना चलाई गई, और ये खाद्य सुरक्षा योजना जो झारखंड में चलाई गई, इसमें यह कहा जा रहा है कि 1 किलो दाल किस दाम पर, किस प्राइस पर दिए जाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा योजना में देखो, यहां पर ध्यान रखिएगा, यह कौन सा राज्य है, झारखंड है। और इस खाद्य सुरक्षा योजना में जो प्रत्येक परिवार है, उसका जो प्रत्येक सदस्य, मान लीजिए एक परिवार में आपके राशन कार्ड में 5 मेंबर्स के नाम है, तो पांचों के लिए, ठीक है। तो हर परिवार के हर एक सदस्य को कितने किलो दाल दी जाएगी, कितने किलो दाल दी जाएगी और किस प्राइस पर दी जाएगी। तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा मैंने देखो मैप भी शो किया आपको ट्रेडिशनल जीके के अपडेट के लिए। और इस मैप की बात की जाए तो यहां मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं एक जगह को जिसका नाम क्या है, रांची। व्हाट इज कैपिटल ऑफ झारखंड, बताइए झारखंड की राजधानी का नाम क्या है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ झारखंड, इट इज रांची। रांची इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट झारखंड, 24 डिस्ट्रिक्ट। तो सारे स्टूडेंट सुने, वो झारखंड है, बताइए उसमें जिलों की संख्या कितनी है, उसमें जिलों की संख्या कितनी है, 24। तो 24 जिले हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां महत्वपूर्ण है। लेकिन नेशनल लेवल पर ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत कम होती है। जैसे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल लेवल एग्जाम में आपको ध्यान रखना है किस राज्य में हाल ही में परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1 किलो दाल देने का निर्णय किया गया है और किस प्राइस पर दिया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो झारखंड राज्य है। क्या 1 रुपए किलो दाल दी जाएगी, क्या 2 रुपए किलो दी जाएगी, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। देखिए मिनिमम दिखाई दे रहा है, यहां पर 1 रुपए किलो दाल देने का निर्णय किया गया। तो झारखंड वो स्टेट है, इज स्टेट जहां पर ईच फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की जाएगी 1 kg ऑफ पल्सेस एट द रेट ऑफ ₹1। तो 1 किलो दाल, 1 रुपए किलो दाल सरकार आपको उपलब्ध कराएगी परिवार के प्रत्येक सदस्य को। यह कहां पर होगा, झारखंड में। रांची राजधानी है झारखंड की, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं यहां पर बहुत अच्छी करंट अफेयर्स आपको डिस्कस करूंगा, ट्रेडिशनल जीके भी साथ में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल जीके फूड से रिलेटेड पर बात कर रहा हूं। भारत में हरित क्रांति, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर, विश्व में, तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन पर मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की बात की जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वो हरित क्रांति आई, श्रेय किसको जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या नाम है, नॉर्मन ई बोरलॉग।
तो मैंने आप लोगों के सामने दो नाम लिखे, नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब इंडिया में जब हरित क्रांति लाई गई तो किन 5 फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाया गया? स्टूडेंट, भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत की हरित क्रांति, मैं बहुत गर्व के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनका इंडिया टुडे में एक स्टेटमेंट छपा था और इन्होंने ये कहा था कि भारत के खाद्य गोदामों में, इंडिया के फूड स्टोरेज में इतने अनाज हैं, इतना अनाज का भंडार है कि केवल व्हीट और राइस, केवल गेहूं और चावल के बैग, उनकी बोरियां एक के ऊपर एक जमा दी जाएं तो धरती से लेकर ये चांद तक पहुंच जाएंगी। मैं फिर शेयर कर रहा हूं आपके सामने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है, भारत के खाद्य गोदाम में इतना अनाज है कि केवल गेहूं चावल की बोरियां अगर हम जमा दें तो धरती से चांद तक पहुंच जाएं। तो हमारे पास इतना अनाज है। ये कैसे संभव हुआ? ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ये अमर्त्य सेन के वर्ड है। तो 5 फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया। एक व्हीट, दूसरा राइस, तीसरा मक्का, मेज। जो चौथा था उसमें कहा गया दलहन। किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? पल्सेस पर। और जो 5वां था ऑयल सीड्स, तिलहन की फसलें। तो 5 मेजर क्रॉप्स, 5 मेजर क्रॉप्स विच आर रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। दीज आर व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। वो क्या हैं? दलहन और तिलहन। इनका प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इनका प्रोडक्शन उम्मीद के अनुसार अभी भी नहीं बढ़ पाया है। इसीलिए दालें आज भी भारत विदेशों से इंपोर्ट करता है। हमें पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो आप सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, दाल को 1 रुपए किलो की दर से हर परिवार के सदस्य को दिया जाएगा झारखंड में। तो ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आ रहे। करंट अफेयर्स मार्च 2022। तो मार्च 2022 इसका एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारे रेस्पेक्टेड भारत के प्रधानमंत्री, रेस्पेक्टेड मोदी जी। तो मोदी जी का मैंने एक फोटो शेयर किया है। ये रियल इमेज है जो वहां ली गई थी। ये मेट्रो प्रोजेक्ट में यात्राएं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इनके सामने इनके साथ दिखाई दे रहे। बढ़ता भारत, पढ़ता भारत। देखो, मेट्रो ट्रेन, औद्योगिक रूप से बढ़ता हुआ भारत। पॉलिटिकल अवेयरनेस, भारत के पीएम यात्रा करते हुए। सामान्य व्यक्ति, विद्यार्थी और प्रधानमंत्री एक साथ यात्रा, इक्वलिटी, समान अधिकार। स्टूडेंट शो हो रहे हैं, शिक्षा का विकास। स्टूडेंट शो हो रहे हैं, गर्ल्स भी साथ में, बालिका शिक्षा, महिला अधिकार। और यहां एक टर्म पर ध्यान दीजिए, डिफरेंटली एबल्ड। दीज स्टूडेंट्स आर विशिष्ट योग्यजन। पहले एक शब्द यूज होता था विकलांग ना। ईश्वर ने जिसको जो बनाया है वो सर्वोत्तम है और हर व्यक्ति को एक विशिष्टता देकर उसने भेजा है। तो यहां पर एक विचार दिया गया कि भाई किसी को भी विकलांग ना कहा जाए, हैंडीकैप ना कहा जाए, इसीलिए उसकी जगह एक शब्द लाया गया, विशिष्ट योग्यजन, डिफरेंटली एबल्ड है ये लोग। तो देखिए, कोई डीफ हो सकता है, सुनने में, देखने की क्षमता कम हो, मानसिक क्षमता कम हो। प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विशिष्ट योग्यजन हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। पूछ रहे हैं प्रश्न में, प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड मोदी जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने हाल ही में किस शहर में की है?
इस शहर के बारे में मैं आपको इतना सा शेयर करूंगा, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि लोग ये कहते हैं कि अगर वहां चले जाएंगे तो सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी आपको और गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, है ना। तो एक आइडियल क्लाइमेट माना जाता है। अब सारे स्टूडेंट सुने, क्या वो त्रिवेंद्रम है, क्या वो कोयम्बटूर है, क्या वो पुणे है, क्या वो मैसूर है? मेरे सारे स्टूडेंट यहां पर सुने, वो प्राइम मिनिस्टर ने जिस जगह हाल ही में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया है रेलवे का, उसके बारे में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैज इनॉग्रेट, देखिए मैंने हाईलाइट कर यहां से इसको हिडन कर दिया है ताकि हमारी स्लाइड को आप सोचिए, आप आंसर पर विचार कीजिए। वो प्लेस का नाम है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑन मार्च 6, 2022, 6 मार्च को इनॉग्रेशन हुआ है। अब देखें, एंड आल्सो इंटरेक्टेड विद डिफरेंट एबल्ड विजुअली इंपर्ड, जो थोड़ा सा देखने की जिनकी क्षमता कम है और जो विशेष योग्यजन है, वैसे विद्यार्थियों के साथ प्रेजेंट्स इनसाइड द मेट्रो कोच। तो जिस सिटी में ये मेट्रो रेलवे शुरू की गई वो वहां देश के पीएम ने विशिष्ट योग्यजन और कुछ विद्यार्थियों के साथ वो यात्रा की, संवाद किया, कम्युनिकेशन किया। देखिए, ड्यूरिंग दिस 10 मिनट राइड इन द मेट्रो, वो मेट्रो में जो 10 मिनट की उनकी यात्रा थी, उस शहर की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपी 11,420 करोड़। इट हैज ए टोटल लेंथ, ये 33 किलोमीटर और 30 स्टेशन से संबंधित है। तो लगभग 33 किलोमीटर की यात्रा करेगी, 30 स्टेशन होंगे, करोड़ में फंड दिया गया, डेवलप किया गया एक रेल प्रोजेक्ट को। देखिए आप लोगों के लिए जो आंसर हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहां पर रेल के मेट्रो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, वो कौन सी जगह है? पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो सारे स्टूडेंट्स को आंसर मिल गया होगा। एक देखिए यहां पर नाम लिखा है धर्म गार्जियन। अब ये इसका अर्थ होता है जो संरक्षण करे, अभिभावक की तरह से, जो धर्म की रक्षा करे। रिलीजन और धर्म, धर्म क्या है? नैतिकता पर बेस्ड होता है। डिफेंस एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्स, ये सेना का संयुक्त अभ्यास था। ऑफ विच नेशंस, कंट्रीज। तो धर्म संरक्षण, धर्म गार्डियन इज द डिफेंस एक्सरसाइज, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो धर्म गार्डियन के नाम से चलाया गया, वो किन देशों के बीच चलाया गया? इंडिया श्रीलंका, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया ओमान। पहले तो इस ऑपरेशन के बारे में, इट इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मैं जिस अभियान जो ऑपरेशन भारत की सेना ने चलाया उसके बारे में यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि यह एनुअल एक्सरसाइज है, यह वार्षिक, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज, ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। दैट बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 2018। इसका जो प्रारंभ हुआ था हर साल, वो कब से प्रारंभ किया गया? ये वार्षिक आधार पर हर साल किया जाता है 2018 से। प्लाटून लेवल, यह प्लाटून, सेना की प्लाटून स्तर का सैन्य अभ्यास है। ट्रेनिंग ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एंड अर्बन ट्रेन। अर्बन का मतलब होता है नगरीय और सेमी अर्बन का मतलब होता है उपनगरीय। और जंगलों में, तो नगर, उपनगर और जंगलों में ये एक्सरसाइज की जाती है।
तो भारत की का सेना का आर्मी एक्सरसाइज जो एनुअल बेस पर होती है, ये हाल ही में बिटवीन विच नेशंस, किन देशों के बीच में ये संयुक्त अभ्यास किया गया, ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई। यहां पर जो नाम है भारत श्रीलंका। ट्रेडिशनल जीके में याद रखें, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। भारत फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। भारत जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ओमान, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ये जो सैन्य अभ्यास किया गया संयुक्त रूप से किन दो देशों के बीच में किया गया? इट वाज बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो जापान और भारत के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस नाम से की गई? हाल ही में रिसेंटली किस नाम से की गई? धर्म गार्डियन के नाम से की गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। विच कंट्री हैज क्लोज्ड, बंद कर दिया गया, बोस्फोरस, मैं फिर लिख रहा हूं बोस्फोरस, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, एंड डेड्रेनेल्स, स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स को लिखा जाता है जल डमरू मध्य। तो स्ट्रेट्स का मतलब क्या है? जल डमरू मध्य, हिंदी में कहते हैं इसको। टू लिमिट ट्रांजिट ऑफ रशियन वॉरशिप टू द ब्लैक सी। सारे स्टूडेंट्स ने ब्लैक सी को क्या कहा जाता है? काला सागर। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, उससे जो टेंशन क्रिएट हुआ, तो काला सागर से पास में ही दो जल डमरू मध्य स्थित हैं, बोस्फोरस और ड्रेंड्रेनेल्स। तो किस देश ने रशिया के वॉरशिप को प्रवेश करने से रोक दिया? बोस्फोरस और ड्रेंड्रेनेल्स जल डमरू मध्य में। तो देखिए, यहां पर हम समझते हैं, एक देश दे रखा है टर्की, एक देश दे रखा है ग्रीक, बुल्गारिया। ये जो समुद्र से होकर गुजरता हुआ ये वाली जो जगह है, ये कहलाती है ड्रेंड्रेनेल्स। शो कर रखा है मैंने, इस्तांबुल नामक जगह दिखा रखी है, बोस्फोरस। तो देखिए, जब हम करंट अफेयर्स इमेजेस के माध्यम से समझते हैं, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। दो जल डमरू मध्य, ड्रेंड्रेनेल्स और बोस्फोरस, दोनों क्लियर हो गए। उनकी मैप में लोकेशन ये दिया गया ब्लैक सी। इस पर यहां पर इसकी लिमिट कर दी गई कि रशियन वॉरशिप यहां से नहीं गुजरेंगे। रशियन वॉरशिप पर यहां बैन लगा दिया गया। वो कह रहे हैं किस कंट्री ने ऐसा किया? रोमानिया, यूक्रेन, टर्की, बुल्गारिया। यूक्रेन वर्सेस रशिया। तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, वॉर चल रही है, लेकिन यहां पर जो बैन लगाया गया इस खाड़ी से गुजरने पर, वो किस कंट्री के द्वारा लगाया गया? टर्की। और आपको याद करा देना चाहता हूं, टर्की की अगर आपसे कैपिटल पूछ दी जाए, बताइए व्हाट इज कैपिटल ऑफ टर्की? इट इज अंकारा। तो अंकारा किसकी राजधानी का नाम है? टर्की की राजधानी का नाम है। हाल ही में किस देश ने बोस्फोरस और ड्रेंड्रेनेल्स की जल डमरू मध्य में रशिया के वॉरशिप को प्रवेश से रोका, उस पर रोक लगा दी? वो देश कौन सा है? टर्की। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।